स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 51 में। ये वीडियो को डालने के लिए थोड़ा सा मुझे समय लग गया क्योंकि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, तो थोड़ी सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि मैं वीडियो बना ही नहीं सका। लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियो को बनाना शुरू कर देता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली बैंकिंग के जो तीन अकाउंट है। एक MIS के बारे में, एक SCSS के बारे में, एक PPF के बारे में। अभी तीनों की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है। हम पहले इनका ओवरव्यू ले लेंगे कि आखिर ये अकाउंट्स किस पर्पस क्या है इन अकाउंट्स का। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ MIS के बारे में। हम्म तो बहुत से कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो ये चाहते हों कि हमें हर मंथली एज ए इनकम जो हमारा ब्याज है वो मिले। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप TD कराते हैं या FD करवाते हैं तो उसमें आपको ब्याज हर महीने नहीं मिलता, 1 साल के बाद मिलता है या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। NSE के केस में 5 साल के बाद, KVP ऐसे ना, मीन्स PPF के केस में आपको 15 साल के बाद, सुकन्या समृद्धि के केस में आपको 21 साल के बाद। तो अगर कोई कस्टमर चाहे कि मुझे तो हर महीने इनकम चाहिए, हर महीने जो मेरा ब्याज है वो मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक स्कीम है जिसका नाम है MIS, जिसकी फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसमें कितने पैसे जो है कस्टमर को हर मंथली मिलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से इसमें समझा सकता हूँ। ओके, तो अगर कोई सिंगल बंदा जो अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, अगर सिंगल, ठीक है, और उसमें 9 लाख रुपए जमा कर देता है, तो उसको हर महीने जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5550 रुपये। ठीक है, हर महीने उसके सेविंग के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी लिमिट ज़्यादातर 15 लाख तक भी वो करवा सकता है। इसके लिए एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सिंपल है, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसे मंथली इनकम आए एज ए इंटरेस्ट, तो उसके लिए जो अकाउंट है वो है MIS। ठीक है, अगले जो अकाउंट आज हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं SCSS। इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे जब इस एज में जैसे बहुत से पर्सन सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, कुछ पर्सन आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, कुछ पर्सन 50 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट खुद ले लेते हैं, कुछ 60 साल के बाद रिटायरमेंट लेते हैं। तो उनको साथ में बहुत बड़ा फंड का अमाउंट मिलता है, जैसे 40 50 60 लाख 1 करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। और वो चाहता है कि अभी मैं इस पैसे को एक सेफ जगह रखूं ताकि मुझे ज़्यादा ब्याज मिल सके। तो उस तरह के अकाउंट, उस तरह की फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड उनको करवाने के लिए ये जो अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये खोला जाता है। इसमें वो जो सीनियर सिटीजन है अपने पैसे रख सकता है। इसमें कई फ़ायदे होते हैं, एक तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, दूसरा इस अकाउंट को जब चाहे बंद करवाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन पर्पस है इनकम का एज ए इंटरेस्ट, जो कि इसमें ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, कभी भी इसको बंद करवाया जा सकता है। और तीसरा, इसमें जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर जो इनकम टैक्स है उसकी स्लैब ज़्यादा होती है। नॉर्मल पर्सन को 10,000 तक छूट होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये तक की जो ब्याज की इनकम है उस पर छूट होती है। ठीक है, जो अभी हम तीसरा पढ़ेंगे वो है PPF के बारे में। अभी PPF के बारे में आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि PPF का जो अकाउंट होता है वो 15 साल का अकाउंट होता है। ठीक है, और इसमें हमको
पैसे जमा कराने होते हैं और हर साल के लास्ट में इंटरेस्ट लगता है और 15 साल के बाद जितने भी पैसे हैं वो हमको मिल जाता है। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो चाहते हैं कि मुझे 10-15 साल के बाद पैसे चाहिए, अभी पैसे नहीं चाहिए, तो वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसमें ब्याज ज़्यादा होता है, इस पर हम जो भी पैसा इसमें जमा करवाते हैं उस पर हमें इनकम टैक्स रिबेट मिलती है। ठीक है, जो जितना भी पैसा इसमें जमा कराते हैं वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता। ठीक है, तो तीनों अकाउंट्स का ओवरव्यू हो गया। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो तक हम सेविंग का अकाउंट पढ़ चुके थे, आरडी का पढ़ चुके थे और टीडी का पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट या मंथली इनकम स्कीम एमआईएस के बारे में सबसे पहले। ठीक है, अभी जो आज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं जूम बढ़ाकर कोशिश करता हूँ अगर आपको अच्छी तरह से दिख पाए तो। नहीं, कट कट रहा है तो थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। अभी देखिए, जो अभी आज का इंटरेस्ट है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये है 7.4%, जो कि हमें एनुअली लगता है इस पर। और इसमें जो हम अगर अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं, 1000 के मल्टीपल में जो अकाउंट है खुलवा सकते हैं। इसमें कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1000 ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सिंगल अकाउंट खुलवाता है कोई पर्सन तो 9 लाख तक पैसे जमा करवा सकता है। लेकिन अगर वो ज्वाइंट खुलवाता है तो 15 लाख तक पैसे भी इसमें जमा किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक पर्सन खुलवाना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपया ही इसमें जमा करवा सकता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए ज्वाइंट अकाउंट, ईच ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैव इक्वल शेयर इन ईच ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला गया है अगर आप ज्वाइंट में 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि जो ज्वाइंट ए पर्सन है 5 लाख इन्वेस्टमेंट उसकी है, जो ज्वाइंट बी है 5 लाख इन्वेस्टमेंट उसकी है। ठीक है, ताकि उनको जो इक्वली जो इनकम है बाय इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में आ सकता है कि कम से कम कितने अमाउंट से इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है, मैक्सिमम इस अकाउंट में कितने पैसे जमा किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अभी हु कैन ओपन, कौन ओपन कर सकता है? एक सिंगल अडल्ट ओपन कर सकता है ज्वाइंट अकाउंट, 3 अडल्ट तक इसको ओपन किया जा सकता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसको याद रखना। और ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी है, इसको भी पूछा गया है। ठीक है, और माइनर, अगर कोई माइनर है या पर्सन है जिनका जो अनसाउंड माइंड है, जिनको सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके गार्डियन भी उनके नाम पर खुलवा सकते हैं। अगर कोई 10 साल जो उससे बड़ा है वो अपने नाम पर भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 3 अडल्ट तक इसे खोल सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी ये इस केस में होता है। ठीक है, अगर पूछे कौन सा ज्वाइंट है, देखो ज्वाइंट कई तरह के होते हैं। एक तो होता है ज्वाइंट ए एंड ज्वाइंट बी, एक होता है ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी, तो ये वाला है और वाला है। ठीक है, अभी डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, और 1000 के मल्टीपल में हम कितने भी पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल अकाउंट है तो मैक्सिमम 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर कोई अकेला पर्सन खुलवा रहा है तो वो 9 लाख से ज़्यादा इस अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकता। ठीक है, लिमिट ऑफ फॉर अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर एज ए गार्डियन शैल बी सेपरेट। ठीक है, अगर कोई माइनर के नाम पर अकाउंट खुलवाता है तो उनकी लिमिट गार्डियन की लिमिट से अलग मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं गार्डियन अलग से अपना खुलवा सकता है और माइनर के लिए वो अलग से कोई और अकाउंट खोल सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ज्वाइंट ने, गार्डियन ने पहले ही खुलवाया हुआ है तो इस केस में वो माइनर का नहीं खुलवा सकता। ऐसा नहीं है, माइनर को अलग माना जाएगा खाता खुलते समय, और गार्डियन को अलग माना जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्याज की बात करें तो हर महीने के ख़त्म होते ही हमें
मंथली जो है ब्याज मिलेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एंड सो द टिल मैच्योरिटी, जब से अकाउंट खुला है और जब तक वो मैच्योर होगा। इंटरेस्ट विल शैल बी पेएबल ऑन ए कंप्लीशन ऑफ ए मंथ, जब महीना कंप्लीट होगा तो हमें ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट पेएबल every month is not claimed by the account holder, such interest shall not earn any additional interest, ठीक है। अगर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया, कस्टमर को ब्याज दे दिया महीना खत्म होने पर, लेकिन अगर वो पर्सन उस ब्याज को निकलवाता नहीं है तो उस ब्याज पर और ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसको वो निकलवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कोई एडिशनल जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा। In case excess deposit made by the depositor, the excess deposit will be refunded back and only post office saving account interest will be applicable from the date of opening of account to the date of refund, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस बनता है, जैसे लिमिट है इंडिविजुअल की 9 लाख, ठीक है, लेकिन कस्टमर ने कोई केस हो कि उसमें 12 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस केस में जो भी ज़्यादा अमाउंट उसमें जमा हुआ है, जैसे 9 के केस में 12 हो गया तो 3 लाख रुपए ज़्यादा जमा हो गए, तो उस पर कस्टमर को जब तक हम पोस्ट ऑफिस वाले उसको पैसा वापस नहीं करते, उस पर सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि MIS का, ठीक है। इंटरेस्ट कैन बी ड्रॉन थ्रू ऑटो क्रेडिट इनटू सेविंग अकाउंट स्टैंडिंग एट द सेम पोस्ट ऑफिस और ECS। In case of a MIS account at a CBS post office, monthly interest can be credited into the saving account standing at any CBS post office। अब इसमें CBS का मतलब छोड़ दो, सिंपल सी बात है, जब एक महीना पूरा हो जाएगा तो आपकी जो सेविंग अकाउंट की पासबुक है उसमें अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ ए डिपॉजिटर, जो भी इंटरेस्ट डिपॉजिटर को मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। टैक्स का मतलब है कि जब वो साल के बाद रिटर्न फाइल करेगा तो इस इनकम को भी वो उस इनकम में शो करेगा, इंटरेस्ट को उस इनकम में शो करेगा। हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इनकम टैक्स वाले लगाना चाहे, जो अगर आपकी इनकम साल की उनकी स्लैब से ज़्यादा हुई तो इस पर लग सकता है। अभी इसको अगर कोई प्री मेच्योर क्लोज कराना चाहता है अकाउंट को, तो 1 साल से पहले तो वो इसको क्लोज करवा ही नहीं सकता, ठीक है। नो डिपॉजिट शैल बी विदड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, 1 साल से पहले ये बंद नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई पर्सन 1 साल के बाद और 3 साल से पहले इस अकाउंट को बंद करवाना चाहता है, तो प्रिंसिपल का 2% जो अमाउंट है वो काट लिया जाएगा और बाकी जो है डिपॉजिटर को दे दिया जाएगा, ठीक है, 2%। और अगर वो 3 साल के बाद और 5 साल के पहले इसको बंद करवाना चाहता है, तो उसका जो भी पैसे उसने इनिशियल खाता खोलते समय दिए होंगे, उसका जो 1% है हम काट लेंगे और बाकी का अमाउंट उसको दे देंगे, ठीक है। और अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज बाय सबमिटिंग, और इसको बंद कैसे किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में जाओ, अपनी पासबुक दो, साइन करो और बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे समय से पहले करवाते हैं तो जो डिडक्शन है 2% 1% वो होगी, ठीक है। अगर आप 5 साल के बाद करवाओगे तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। मेच्योरिटी की बात करते हैं कि जब अकाउंट खोले को 5 साल हो जाएंगे तब इसको बंद किया जा सकता है। सिंपल आप पासबुक ले जाओ, तो जो भी प्रोसीजर होगा वो वहां पर आपको बता देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इन केस जो भी इसका डिपॉजिटर है उनकी किसी वजह से मौत हो जाती है, तो जो भी इनका नॉमिनी होगा, ठीक है, उसको सारे पैसे जो है दे दिए जाएंगे और अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उस केस में वो उसको कंटिन्यू नहीं रखेगा, अकाउंट में बी क्लोज्ड एंड अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द नॉमिनी और लीगल हियर, जो भी उसका वारिस होगा उसको जो पैसे हैं वो हम दे देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच रिफंड इज मेड, तो जो उसका ब्याज है जब भी उसको रिफंड मिलेगा उसके पिछले महीने तक का ब्याज भी उसको साथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था MIS के बारे में। इसमें अभी याद रखने वाली चीज़ क्या है, जैसे प्री मेच्योर क्लोजर कि 1 साल के अंदर नहीं होगा, 1 से 3 साल के बाद 2% पैसे कटेंगे, 3 से 5 साल के बाद 1% कटेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा मेच्योरिटी कितनी है, 5 साल की मेच्योरिटी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, हाँ, मैक्सिमम लिमिट 15 लाख, 9 लाख सिंगल के लिए, 15 लाख ज्वाइंट के लिए, मिनिमम 1,000 रुपये। और चौथा, मैक्सिमम 3 अडल्ट इसको साथ में मिलकर खुलवा सकते हैं, ठीक है। MIS के बारे में हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं अगली स्कीम जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो स्कीम है जो बेसिकली जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए है, ताकि जो वो इंटरेस्ट से अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उनको कमा सके। ठीक है, अगर आज की बात करें तो इस पर ब्याज है 8.2%। ठीक है, जो कि एनुअली लगता है। और एमआईएस पर कितना था? 7.4%। तो कम से कम 0.8% जो ब्याज है एस सी एस एस पर ज़्यादा है। देखिए, ब्याज आपने जब आपका एग्जाम होगा थोड़ा दिन पहले आपने सभी ब्याज को देखना है, क्योंकि वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्याज है वो हमें तो इस पर भी जो इंटरेस्ट है 8.2% जो कि एनुअली लगता है। डिपॉजिट करने के बाद पहली बार आपको जो ब्याज मिलेगा वो या तो 31 मार्च को या फिर 30 सितंबर को। सॉरी, वो स्क्रीन थोड़ी तार हिल गई थी, तो फिर से बताता हूँ कि ब्याज लगेगा 8.2% पर एनियम। ठीक है, पैसे जमा कराने के बाद उसको जो पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो तो मिलेगा जहाँ 31 मार्च को, या 30 सितंबर को, या 31 दिसंबर को, जो भी केस होगा, जो भी तारीख पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद उनको हर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद उसको हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 1 अप्रैल को, उसके बाद 1 जुलाई को, उसके बाद 1 अक्टूबर को, उसके बाद 1 जनवरी को। तो जो सिटीजन है, जो डिपॉजिटर है, उसको हर 3 महीने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसमें जो कम से कम हम 1,000 रुपये जमा करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए जमा इसमें करवा सकते हैं। 8.2 आज के हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट है, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। एमआईएस के केस में, मंथली इनकम स्कीम के केस में मंथली इंटरेस्ट मिलता था। एससीएसएस के केस में क्वार्टरली, हर 3 महीने के बाद जो है ब्याज डिपॉजिटर को मिलता है। ठीक है, अब इसे खुलवा कौन सकता है? ठीक है, कोई भी पर्सन जिसकी जो एज है 60 साल से ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन के अंदर आ जाता है, वो इसको खुलवा सकता है। ठीक है, कोई भी रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय जैसे हम हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, जो कि डिफेंस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम नहीं करते, वो सभी जो सरकारी एम्प्लॉय है वो सिविल एम्प्लॉय है, जिनकी एज 55 से ज़्यादा है और 60 से कम है, और वो रिटायर हुए हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर जो इस अकाउंट को खुलवाना चाहते हैं तो वो खुलवा सकते हैं। अगर वो पर्सन डिफेंस में थे, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में थे, और उनकी जो उम्र है 50 साल से ज़्यादा है या 60 साल से कम है, और वो 1 महीने के अंदर अंदर इसको खुलवाना चाहते हैं तो वो भी इसको खुलवा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको ज्वाइंट खुलवाना है तो सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही, अपने पति या पत्नी के साथ ही खुलवाया जा सकता है। किसी और पर्सन के साथ इसको ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता। The whole amount of a deposit in a joint account shall be attributed to the first account holder only। joint account के केस में जो इसमें हम पैसे जमा कराएंगे वो माना जाएगा कि जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है वो उसके नाम पर है। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया कि कम से कम इसको 1000 से खोला जा सकता है, उसके बाद इसको 1000 के मल्टीपल से ही खोला जा सकता है, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000। ऐसा नहीं कि 3500 का खुलेगा, नहीं खुलेगा, 1000 के मल्टीपल में ही खुलेगा। एमआईएस भी ऐसा ही था, वो भी 1000 के मल्टीपल में ही खुलेगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 30 लाख है, जैसे हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और अगर इसमें कुछ केस में ज़्यादा पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस पर जो सेविंग अकाउंट का ब्याज है 4% वही लगेगा, और जब तक हम उसको पैसे कस्टमर को वापस कर नहीं देते, वही एम आई एस वाली कंडीशन भी इसमें लागू होती है। ठीक है, इसमें जो भी पैसे जमा हम करते हैं वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हमको जो बेनिफिट मिलते हैं, मीन्स हमारी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम से उतनी कम हो जाती है जितने पैसे हम इसमें जमा करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने के बाद। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च को मिलेगा, 30 जून को मिलेगा, 30 सितंबर को मिलेगा, 31 दिसंबर को मिलेगा।
अगर वो बंदा वो इंटरेस्ट नहीं निकालता तो उसको उस इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो चाहे तो ये जो अकाउंट जो जो इंटरेस्ट है उसकी जो सेविंग की पासबुक है, सेविंग का अकाउंट है, उसमें अपने आप ही डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है कि साल में अगर आप 50,000 तक का इंटरेस्ट की इनकम कमाते हैं तो उस केस में आपका अ, कोई जो है टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा अगर आप 50,000 तक कमाते हैं। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है 50,000 से ज़्यादा हो जाती है तो जो भी उस पर टीडीएस है वो आपको देना पड़ेगा। देन टीडीएस एट ए प्री-स्क्राइब रेट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट पेड। टीडीएस क्या होता है? थोड़ी सी अमाउंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपसे आपके इंटरेस्ट से काट लेगा और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब वो आपको वापस दे दी जाएगी, ठीक है। No TDS will be deducted if Form 50G 50H is submitted and accrued interest is not above prescribed limit। अगर आप 15G या 15H जो फार्म है इसको सबमिट कर देते हैं और जो भी इंटरेस्ट की इनकम आपने कमाई है वो ज़्यादा नहीं है तो उस केस में कोई भी TDS जो है वो नहीं कटेगा, ठीक है। अभी प्री मेच्योर क्लोज, इसका फ़ायदा ये है कि इस अकाउंट को जब चाहे प्री मेच्योरली क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अगर तो जो कस्टमर जो इसको 1 साल के अंदर अंदर ही क्लोज कर देता है, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल एंड इफ एनी इंटरेस्ट पेड इन अकाउंट शैल बी रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो उस केस में कस्टमर को हमने जितना ब्याज दिया है उतना ही ब्याज उसके प्रिंसिपल अकाउंट से रिकवर किया जाएगा, मीन्स उसके जितने भी पैसे हैं उससे काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो 1 साल के बाद और 2 साल से पहले इस अकाउंट को बंद करवाता है तो 1.5% जो है प्रिंसिपल अमाउंट का वो काट लिया जाएगा। अगर वो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करवाता है तो 1% जो है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाता है, ठीक है, तो एक्सटेंड कराने के बाद उसको कभी भी बंद किया जा सकता है। जैसे अकाउंट कितना होता है, 5 साल का होता है। मान लीजिए मैंने इसको 1 साल के एक साल का एक्सटेंड करके इसको 6 साल का बना दिया, तो जी 5 साल और 6 साल के अंदर इसको जब चाहो बंद कर सकते हैं। उस केस में कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा। पैसा डिडक्ट तभी होगा अगर हम 5 साल से पहले बंद कराते हैं तो, ठीक है। अकाउंट को 5 साल के बाद विद मेच्योरिटी बंद किया जा सकता है। जिस भी पोस्ट ऑफिस में आपने जो अकाउंट खुलवाया है आप वहाँ अपनी पासबुक ले जाइए, फॉर्मेलिटी वहाँ पर होकर आपको जो है भी है इसकी जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में फ्रॉम द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर सिर्फ सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उस केस में आप SC/SS का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डेथ होने के बाद उस अकाउंट पर सेविंग का जो इंटरेस्ट है लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन केस स्पाउस इज ए ज्वाइंट होल्डर और ए सोल नॉमिनी अकाउंट कैन बी कंटिन्यू टिल मेच्योरिटी इफ स्पाउस इज एलिजिबल टू ओपन SCC अकाउंट एंड नॉट हैव अनदर SC/SS अकाउंट। अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट अकाउंट था और साथ में एक बंदे ने अपनी पत्नी के साथ खुलवाया था, उस बंदे की किसी केस में मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो उसकी पत्नी है इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकती है अगर वो भी नया अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हो तो, ठीक है, और उसने कोई और अकाउंट ना खुलवाया हो तो। अभी एक्सटेंशन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए, फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके लिए जो भी फार्म है आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करने पड़ेंगे। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 साल की मेच्योरिटी होती है तो 4 साल से 5 साल का जो समा होता है इसमें आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंडेड अकाउंट शैल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ ए मेच्योरिटी। जो एक्सटेंडेड अकाउंट होगा जो मेच्योरिटी के समय इंटरेस्ट होगा वो इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए MIS और SC/SS जो हमने दो पढ़े, दोनों में जो शर्तें हैं काफ़ी सिमिलर सी है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट का डिफरेंस है।
वो आपको याद रखना है, अच्छी तरह से याद रखना है, डेसिमल में भी याद रखना है, आसपास नहीं एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे जहां पर 1.5 और 2 है, अगर उसको प्री मेच्योरली क्लोज करते हैं, MIS में कितना था, 2 और 1 था, है ना। तो इस तरह से आपने याद रखना है। बाकी मैंने आपको पढ़ा ही चुका हूँ, और जो भी मैंने पढ़ा है सभी अच्छी तरह से। किसी से भी देखिए, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को भी जो एग्जामिनर है पूछने की कोशिश कर रहा है। अच्छी तरह से पढ़िए, उसको रिवाइज करिए और रिवाइज करिए और रिवाइज करिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का। ठीक है, आपने अपने तरफ से आराम से चीज़ों को धीरे धीरे दिमाग के अंदर बैठाते हुए पढ़ना है। जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है। जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें छूट ही जाती हैं। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने कंसिस्टेंटी रखनी है। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है हफ्ते में 1-2 दिन ना भी पढ़ा जाए, लेकिन जब भी टाइम मिले कोशिश करना है कि मैं पढ़ लूँ। ठीक है, बाकी सारे काम साथ में करते हुए, क्योंकि लाइफ को छोड़ना नहीं है अपने किसी पॉइंट। अभी जो तीसरा जो काउंट आज हम पढ़ेंगे वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये इस पर जो आज इंटरेस्ट मिल रहा है 7.1% है, जो कि कंपाउंडेड ईयरली होता है। हर साल 31 मार्च को जो इंटरेस्ट लगता है। 500 रुपये से जो अकाउंट खोला जा सकता है, और इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा नहीं किए जा सकते। अभी देखिए, इसमें PPF में होता क्या है, आपका अकाउंट खुल जाता है और आप उसमें पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते। पैसे नॉर्मली जैसे हम सेविंग में जमा करवाते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 आज जमा करा सकते हैं, रोज जमा करा सकते हैं, मंथली करा सकते हैं, जैसे चाहे फ्लेक्सिबिलिटी है। जब चाहें तब पैसे जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथली करवाने हैं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। मंथली भी करवा सकते हैं, डेली भी करवा सकते हैं, एक दिन में 2 बार भी करवा सकते हैं। वो रापर है, मीन्स एक गुल्लक की तरह है। जितना पैसा उसमें डालोगे, साल के अंत में उसमें ब्याज लग जाएगा, लेकिन उससे पैसा निकलवा नहीं सकते आप आसानी से, सिर्फ उसमें डाले ही जा सकते हैं। निकलवाने का जो प्रोविज़न है हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम आपको अकाउंट खुलवाने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे इसमें जमा नहीं कर सकते। उसके बाद इसको कौन खुला सकता है, रेजिडेंट इंडियन खुलवा सकता है, मतलब कि NRI इसको नहीं खुलवा सकता। गार्डियन खुलवा सकता है उस पर्सन के नाम पर जिनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में या बैंक में पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। अगर आपका बैंक में खुला है तो आप पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवा सकते, पोस्ट ऑफिस में खुला है तो किसी भी बैंक में नहीं खुलवा सकते। एक पर्सन का पूरे इंडिया में सिर्फ एक अकाउंट होगा। कम से कम आपको 500 रुपये 1 साल में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने माइनर का अकाउंट भी खोला हुआ है तो उसका मिलाकर दोनों अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने अकाउंट में 1.5 लाख अलग जमा करवा रहे हो, जो आपने बच्चे के नाम पर खुलवाया है या किसी मानसिक हालत पर जो बच्चा बीमार है उसके नाम पर खुलवाया है, उसमें 1.5 लाख अलग से करे, ऐसा नहीं है। आपको दोनों अकाउंट में मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी उस केस में। ठीक है, और जो इसमें आप पैसे जमा करवाना चाहते हो वो 50 रुपये के मल्टीपल में करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए 1 साल में जमा हो गए। जैसे 50 के बाद 100 करवा सकते हैं, 70 नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो 50 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप कैश भी दे सकते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, चेक भी दे सकते हैं। जब आपका चेक लगेगा, जिस दिन पैसे आपको हमको मिलेंगे डिपार्टमेंट को, उस दिन माना जाएगा कि आपका अकाउंट खुला है, अगर आप चेक देते हैं तो। इसके अंदर भी आप जो पैसे जमा करवाते हैं वो टैक्सेबल इनकम से कम हो जाता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, और अगर आप इस अकाउंट को खुलवा लेते हैं और बाद में पैसे जमा नहीं करते, ठीक है, मीन्स आपको हर साल कम से कम 500 रुपये तो जमा इसमें जमा करवाने होते हैं। अगर आप उसको जमा नहीं करते तो आपके अकाउंट को डिसकंटिन्यूड अकाउंट मान लिया जाएगा
और डिसकंटिन्यूड अकाउंट पर कोई भी लोन की या विदड्रॉल की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। डिसकंटिन्यूड अकाउंट को रिवाइव करने के लिए, फिर से चालू करने के लिए आपको 50 रुपये 1 साल का जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा और 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, 500 रुपये तो आपके जमा ही हो जाएंगे उसमें, और 50 रुपये आपके डिफ़ॉल्ट फीस होगी। इसको बताता हूँ कैसे है, ब्लैंक पेज पर समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने 3 साल नहीं चलाए। 2012 में आपने खुलवाया, उसमें 2013 में आपने कुछ डिपॉजिट नहीं किया, 2014 में कुछ डिपॉजिट नहीं किया, 2015 में कुछ डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, 13 तक तो ये 500 चलेगा, 14, 13 से 14, 14 से 15, 2 साल आपने कोई पैसा जमा नहीं कराया, तो 50 रुपये इसका जुर्माना होगा, 50 रुपये इसका जुर्माना होगा। जब आप 2016 में पैसे जमा करवाने जाएंगे, 500 रुपये अलग से जो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, 50 रुपये जो जुर्माना होगा, 100 रुपये जो अलग से देना पड़ेगा। उस केस में आपके जो पैसे हैं, जो अकाउंट है वो चल पड़ेगा। ठीक है, 50 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, 100 रुपया जो डिपार्टमेंट है वो एज ए जुर्माना अपने पास रख लेगा। ठीक है, The total deposit in a year shall be inclusive of deposit made in respect of year default of the previous financial year। वही जैसे मैंने बताया 50 रुपये के हिसाब से। अभी अगर इंटरेस्ट की बात करें, इसका इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हर 3 महीने के बाद वो बताती है कि कितना ब्याज इस पर लगेगा। ठीक है, जो भी एक किसी महीने के 5 तारीख से लेकर उस महीने के एंड तक उस अकाउंट में जो कम से कम बैलेंस होगा, उस पर जो आपका है जो ब्याज है वो लगेगा। ठीक है, हर साल फाइनेंशियल ईयर के अंत में 31 मार्च में जो वो ब्याज है आपकी अमाउंट पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। 31 मार्च वाले दिन वो आपकी अमाउंट के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो भी इस पर आप इंटरेस्ट कमाएंगे, दैट वुड बी अ टैक्स फ्री इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो भी इंटरेस्ट आप पीपीएफ में कमाएंगे उस पर कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। दैट इज़ द बिग पॉइंट। और इसीलिए लोग जो है ये पीपीएफ का अकाउंट जो है वो खुलवाते भी हैं। ठीक है, ओह, इसके ऊपर हमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ठीक है, 1 साल के बाद आप इसमें लोन ले सकते हैं। लोन कैन बी टेकन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। आपको इसको ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ हल्का सा समझना है। लोन कैन बी टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 5 year फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। तो जो लोन है वो 1 साल के बाद और 5 साल से पहले जब आप पहली अमाउंट देते हैं वो ले सकते हैं। लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ द बैलेंस टू हिज क्रेडिट एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर इन विच द लोन इज अप्लाइड। आप जो बैलेंस है उसका 25% जो अमाउंट है वो लोन ले सकते हैं। इसको एज ए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक बार ही जो लोन को ले सकते हैं। दूसरा लोन आप तब तक नहीं ले सकते जब तक पहला लोन है जो आपने उसको पे नहीं कर दिया। अगर तो आप 36 महीनों के अंदर अंदर जो भी लोन लिया है उसको उतार देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 1%। लेकिन अगर वो 36 महीनों से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उस पर 1 साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 6%। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 36 साल से पहले अगर लोन रीपे करेंगे तो 1% एनुअम इंटरेस्ट लगेगा। अगर 36 महीने के बाद करेंगे तो 6% पर एनुअम इंटरेस्ट लगेगा। और 25% ऑफ द बैलेंस जो है कस्टमर जो लोन ले सकता है 1 साल के बाद ले सकता है, 5 साल से पहले ले सकता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसी को आपने याद रखना है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार लोन ले सकता है, जब तक पहला लोन उतार नहीं देता नया लोन वो नहीं ले सकता। ठीक है, ये क्रक्स है इसका। आपने ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है। देखिए एग्जाम में ज़्यादा टेक्निकल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछेगा जिसके गलत होने के आसार रहेंगे, क्योंकि बाद में फिर उसमें रिट पड़ जाएगी। तो एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन पूछता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जिसका आंसर बिल्कुल साफ दिखाई दे। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई यही पूछी जाएंगी।
और विदड्रॉल की बात करें, द सब्सक्राइबर कैन टेक वन विदड्रॉल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर 5 ईयर एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ ओपनिंग। जिस साल अकाउंट खुलवाया है उसको छोड़कर उसके 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद वो जो है एक बार पैसे को निकलवा सकता है, ठीक है। और वो कितना पैसा निकलवा सकता है? 50% ऑफ द बैलेंस। जितना भी पैसा उसके पास होगा उसका 50% जो है वो जो पैसा है निकलवा सकता है, ठीक है। मेच्योरिटी की बात करें, 15 साल के बाद ये जो अकाउंट है मेच्योर हो जाएगा। इसके पैसे लेने के लिए सिंपली आपको पासबुक लेकर जिस पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खुलवाया है वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने प्रूफ साइन देने पड़ेंगे, उसके बाद जो पैसे हैं आपके सेविंग के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कस्टमर चाहे कैन रिटेन मेच्योरिटी वैल्यू इन हिज अकाउंट फर्दर विदाउट डिपॉजिट द पीपीएफ इंटरेस्ट शैल इट अप्लाई व्हेन पेमेंट विल बी टेकन एट एनी टाइम एंड कैन टेक वन विदड्रॉल इन द ईच फाइनेंशियल ईयर। अगर कस्टमर चाहे तो ऐसा ऑप्शन भी है कि 15 साल के बाद वो पैसे को जमा ना करवाए, लेकिन वो पैसे को वैसे ही रखा रहने दे, साल के अंदर एक विदड्रॉल वो ले सकता है और बाकी के अमाउंट पर जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो लगता रहेगा, ठीक है। और वो अपने अकाउंट को कैन एक्सटेंडेड हिज अकाउंट फॉर फर्दर 5 ईयर एंड सो ऑन। अगर वो चाहे तो अपने अकाउंट को 5 साल के लिए फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अगर उनका अकाउंट डिसकंटिन्यूड अकाउंट है, मीन्स उन्होंने 1 साल में 500 रुपये जमा नहीं करवाए हैं, तो उनका अकाउंट जो है एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। इन द एक्सटेंडेड अकाउंट विद डिपॉजिट वन विदड्रॉल कैन बी टेकन इन ईच फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60% ऑफ बैलेंस एट द टाइम मेच्योरिटी इन द ब्लॉक ऑफ द 5 ईयर। अगर वो अपने अकाउंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड करता है तो जैसे कि मैंने बताया कि वो 1 साल में एक विदड्रॉल ले सकता है, एक बार पैसे निकलवा सकता है, लेकिन वो अपने बैलेंस का 60% से ज़्यादा नहीं निकलवा सकता, ठीक है। अगर वो अपने अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज कराना चाहता है तो वो 5 साल के बाद इसे करवा सकता है, लेकिन उसमें क्या है, अगर अगर उस पर्सन को या उसकी पत्नी को या उसके बच्चों को कोई खतरनाक ऐसी बीमारी है कि उनको जान को खतरा हो सकता है, उस केस में 5 साल के बाद इसको बंद करवाया जा सकता है। या फिर अपने बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन लिए उसको उसको पैसे चाहिए या हायर डिग्रीज के लिए, तो वो उसको बंद करवा सकता है। अगर वो रेजिडेंट से एक एनआरआई हो चुका है तो भी वो इसको जो बंद है वो करवा सकता है। तो अगर वो प्री मेच्योरली क्लोज करता है तो 1% जो इंटरेस्ट है शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। हाँ, तो 1% इंटरेस्ट उसका जो है काट लिया जाएगा जब से भी उसको उसका जो अकाउंट है वो खुला है, ठीक है। अकाउंट कैन बी क्लोज्ड ऑन अबव कंडीशन बाय सबमिटिंग। वही आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, तो जो आपका अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। और अगर जिस पर्सन ने वो अकाउंट खुलवाया है किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है तो नेचुरली है जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा, जो उसका वारिस है उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। At the time of a closure due to death of PPF rate interest shall be paid till the end of the preceding month। हाँ, ठीक है। तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो at a time of closure due to death PPF rates of interest shall be paid till the end of the preceding month in which account is closed। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका जो अकाउंट है उसको बंद करवाना पड़ेगा। उस अकाउंट को बंद करके जो पिछले महीने तक अकाउंट, जैसे मान लीजिए इस महीने में जनवरी में अकाउंट को बंद हुआ तो उसका जो इंटरेस्ट है दिसंबर पिछले साल के महीने तक ही उसको जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। ये था पीपीएफ का अकाउंट। थोड़ा थोड़ा मैंने जल्दी समझाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ऊपर ऊपर से चीज़ों का पता चले, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल में हमने जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसको पढ़ा। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैंने मुझे लगता है आज थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ा दिया, तो आई होप मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँ, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो भी जो हमारी है 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इतनी लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाहता था, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।